जी हाँ दोस्तों, बंगाल में हो गया ऐसा खेला जिसकी कल्पना नहीं की थी शाह या भारतीय जनता पार्टी के खेमे ने। बागियों की अटकी सांसें, मगर नायडू ने क्यों दिखा दी आंखें। स्वागत है आप सभी का, आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, मौजूदा वक्त की राजनीति में एक तरफ राहुल गांधी जहां पर अपनी सेना के साथ में केंद्र सरकार को चारों तरफ से घेर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर अभिजीत दिवेके अपनी टीम के साथ में सत्ता पक्ष के कान से वो सारा बंद दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो गफलत में है। मगर तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगा था कि बंगाल में और महाराष्ट्र में खेला कर दिया, अब कानूनी प्रक्रिया भी वैसी ही होगी जैसा कि बीजेपी चाहेगी। अभी तक वैसा हो भी रहा था, मगर दोस्तों अचानक टर्न और ट्विस्ट उस वक्त आ गया जिस वक्त उन बागियों के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई। बागियों के खिलाफ जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई दोस्तों, बंगाल की राजनीति में एक अलग तरीके का भूचाल सामने आया। और एक ऐसी स्थिति में जिस वक्त ममता बनर्जी के एक खास सांसद ने ये एफआईआर दर्ज कराई बागियों के खिलाफ में, बंगाल से लेकर के दिल्ली तक और उसका प्रभाव महाराष्ट्र से लेकर के उसका लिंक आंध्र प्रदेश तक पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विस्तार से मैं अपने अगले शो में नायडू और ममता के बीच में कन्वर्सेशन के साथ में बंगाल की अपडेट हुई राजनीति को लेकर के आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है उस पर मेरा शो ज़रूर देखें। लेकिन इस वक्त जो चिंता सबसे बड़ी है वो ये कि जिस गुरूर के साथ में बागियों ने बंगाल में जिस अंदाज में अलग गुट बना करके जो कुछ किया, मगर अब वो उनकी सारी कोशिश धराशायी होती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में एफआईआर दर्ज होने के बाद दोस्तों, क्योंकि एफआईआर में आपराधिक साजिश के साथ साथ फॉर्जरी, फ्रॉड और बहुत सारी ऐसी धाराएं हैं, बहुत सारी ऐसी शिकायतें, ऐसी बुनियाद है जिसके आधार पर सब कुछ चौपट हो सकता है बागियों का, अगर वाकई पुलिस प्रशासन, एजेंसियां और कानूनी तौर पर उस प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ाया गया तो। इसीलिए दोस्तों, ममता बनर्जी और उनकी टीम ने एक नए सिरे से बंगाल में एक नई राजनीति और एक तरीके से टीएमसी को जमीन पर उतारने के लिए एक अलग तरह की स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है। दोस्तों, ऐसी स्थिति में बंगाल में जैसे ही ये हुआ, दूसरी तरफ महाराष्ट्र में भी कुछ ऐसी सुगबुगाहट होती हुई नजर आ रही है। मगर तीसरी तरफ नायडू ने वो कौन सा कदम उठाया है जिसके बुनियाद पर शाह एक तरीके से चिंता में है। कई सारे लोग तो यहां तक कहते हैं कि बौखलाए हुए, क्या ऐसा प्रहार नायडू ने कर दिया। लेकिन दरअसल दोस्तों, ममता बनर्जी के खास सांसद हैं। दरअसल बागी विधायकों के खिलाफ ममता बनर्जी गुट के जो शिकायत दी गई, पुलिस में आपराधिक शिकायत दर्ज कराई गई है। टीएमसी सांसद हैं डोला सेन। बागी गुट पर पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह के अवैध इस्तेमाल, ध्यान दीजिएगा, बागी गुट पर ममता बनर्जी की टीएमसी, क्योंकि टीएमसी अभी तो ममता बनर्जी की ही है, अभी उस पर वर्चस्व नहीं हो सका। यह अलग बात है कि ममता गुट के 2/3 सांसद और विधायक टूट करके चले गए, मगर टीएमसी पर असली हक इस वक्त, क्योंकि अब तक न चुनाव आयोग ने कोई फैसला दिया है, न ही लोकसभा स्पीकर ने कोई फैसला दिया है, न ही उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, कानूनी लड़ाई लड़ी गई है। तो अभी तक ममता बनर्जी के पास ही चुनाव चिन्ह भी है, पार्टी का नाम भी है और सब कुछ जमीनी स्तर पर संगठन से लेकर के सारी चीजें। इसीलिए ममता बनर्जी के खास सांसद हैं डोला सेन, उन्होंने बागी गुट पर पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह के अवैध इस्तेमाल, जालसाजी यानी कि फॉर्जरी, आपराधिक साजिश का एफआईआर दर्ज करा दिया। बागी नेताओं द्वारा कोलकाता में दरअसल एक समानांतर बैठक करके ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष पद से हटाने का दावा करने के बाद शिकायत दर्ज कराई। दरअसल बागी नेता अरूप राय को नया चेयरमैन और ऋतुव्रत बैनर्जी को पार्टी पदाधिकारी बताकर के फर्जी तरीके से टीएमसी के नाम और लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा था। और क्यों, बताता हूं आपको। ममता गुट ने कड़ी कार्रवाई करते हुए बागी नेताओं, जिनमें फरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं, जिनको पार्टी से निष्कासित कर दिया था। अब दोस्तों, चूंकि अभी कोलकाता टाउन से लेकर के दूसरी जगहों पर जो बैठक की गई बागियों की तरफ से, उसमें दरअसल जो निकाय का, नगर निगम के जो चुनाव है आने वाले वक्त में, उसमें पूर्व 50-60 पार्षदों के साथ में भी एक अलग से विशेष मीटिंग की गई। धड़ल्ले के साथ में टीएमसी पार्टी का नाम, धड़ल्ले के साथ में टीएमसी पार्टी का चुनाव चिन्ह, धड़ल्ले के नाम के से सब कुछ प्रयोग में लाया जा रहा था।
अब अगर ऐसे में ये एफआईआर दर्ज हुई है और अगर उन सख्त धाराओं के तहत पुलिस कार्रवाई करती है तो फिर इनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों आप देखें कि तरीका क्या है। तरीका यह है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ आप अलग गुट में जा तो सकते हैं, बना तो सकते हैं, निकल सकते हैं, पार्टी पर दावा भी ठोक सकते हैं, लेकिन जब तक आपके हक में फैसला नहीं होता आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और जब तक फैसला नहीं आ जाता आपके हक में या फिर चुनाव आयोग इसका कोई फैसला नहीं देता, ममता बनर्जी ही उसकी असली चेयरपर्सन, ममता बनर्जी ही के पास असली टीएमसी, ममता बनर्जी के पास ही असली टीएमसी का चुनाव चिन्ह रहने वाला है और है भी अभी, जब तक कि चुनाव आयोग इस पर फैसला अपना दे नहीं देता। अभी तक चुनाव आयोग ने फैसला दिया नहीं है, अभी तक स्पीकर ने फैसला दिया नहीं है और सुप्रीम कोर्ट में तो आगे की लड़ाई बात की होगी जब इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा। तो दोस्तों एक ऐसी स्थिति जिसमें ऐसा लग रहा था कि सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के मुताबिक बागी विधायकों के हिसाब से, बागी गुट के नेताओं के हिसाब से होगा, मगर यहां धराशायी। दूसरी तरफ किस अंदाज में, किस तरीके से जो कुछ इस वक्त चल रहा है, क्योंकि रिशफल की बात मैंने अपने पिछले 2 शोज में लगातार आपको दिखाई और बताई कि कैसे कैसे कैबिनेट में, मोदी सरकार में कैबिनेट का रिशफल होने जा रहा है। अब उसमें बागी सांसदों की तरफ से, काकुली घोष की तरफ से, जिनके पास 20 है, यानी कि पहले नंबर की वो पार्टी हो गई है सहयोगी दल के तौर पर, वैसाखी तौर पर 2 कैबिनेट मंत्रालय वो चाहती हैं। एकनाथ शिंदे भी 2 चाहते हैं, एक तो एकनाथ शिंदे को दे भी दिया गया, आधिकारिक ऐलान उसका बाकी है, लेकिन जब इससे पहले एक ही नायडू और नीतीश को दिया गया था। अब ऐसी स्थिति में टकराव की वो स्थिति है जिस टकराव से बीजेपी इस वक्त बचना चाहती है। मैंने खुद आपको बताया है, बहुत सारे लोग आपको बता रहे होंगे कि नायडू की जरूरत नहीं है मोदी और शाह को, है जरूरत, उसी अंदाज की जरूरत है जिस अंदाज में अभी तक सरकार बचाए रखने के लिए नायडू नीतीश जरूरी थे। क्योंकि दोस्तों सिर्फ 262 या 266 के आसपास पहुंच करके अभी भी 8 सीटें 272 के आंकड़े से बीजेपी के पास में कम है, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर हासिल करने के लिए दूर, बहुत दूर अभी है। ऐसी स्थिति में नायडू और नीतीश की उतनी ही जरूरत है आज भी मोदी और शाह को जितनी जरूरत पहले हुआ करती थी, जब वो किंग मेकर की भूमिका में एक मजबूत बैसाखी, एक हार्ड बारगर के तौर पर नायडू अपनी बातें भी बनवा लिया करते थे। यह और बात है कि विकल्प आ गए, जरूरत खत्म हो गई है, ऐसा कहना एक तरीके से गलत है। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों के बीच में ये जो एफआईआर बंगाल के अंदर हुई है, इस एफआईआर के बाद में ममता बनर्जी अब जमीन पर अपने कार्यकर्ताओं, अपने संगठन के लोगों, अपने नेताओं के साथ में पार्टी को विस्तार देने के लिए एक बार फिर से एक्टिव हो गई हैं। और इसी बीच में पैरेलल, जैसा कि उन्होंने जब चुनाव उनको हराया गया या हारी वो चुनाव, तो उन्होंने कहा था कि अब तो मेरे पास कोई पद है नहीं, मैं तो आज़ाद हूँ, अब मैं इंडिया गठबंधन को मजबूत करूँगी। आपको याद होगा कि शुरुआत में नीतीश कुमार, जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाया था, और कैसे चंद्रबाबू नायडू से शुरुआती दिनों में उन्होंने मुलाकात की थी, ममता बनर्जी ने भी मुलाकात की थी और चंद्रबाबू नायडू को इंडिया गठबंधन की तरफ लाने वाली, कोशिश करने वाली ममता बनर्जी ही थी। तो एक संपर्क, जैसा कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में विरोधी होने के बावजूद कहा जाता है कि उनके बीच में एक संपर्क हमेशा बना रहता है, ऐसा ही संपर्क नायडू नीतीश के बीच में फिलहाल तो एक ही गठबंधन में स्वाभाविक बना रहेगा, लेकिन ममता और नायडू के बीच में भी शुरुआत से बना रहता है, ममता और केजरीवाल के बीच में भी शुरुआत से बना हुआ है। तो अब दोस्तों, जबकि एफआईआर डोला सेन की तरफ से ममता बनर्जी ने भेज करके करवा दिया है, और जिस हिसाब से आपराधिक साजिश, जालसाजी, फ्रॉड, पार्टी का चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम बिना परमिशन के गलत तरीके से इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने का आरोप, अगर इतनी धाराएं सत्ता पक्ष के पास में किसी विपक्षी नेता के खिलाफ में या नेताओं के खिलाफ में होती, तब तक सलाखों के पीछे डाल चुके होते। तो ये जो मुकदमे की ये बुनियाद हैं, ये बिंदु हैं, इन आधार पर अगर वाकई सही तौर पर एजेंसियां, पुलिस और एजेंसियां काम करें, तो फिर इन बाकी विधायकों के खिलाफ में वो कदम उठाया जाएगा जिसमें इनका ठिकाना जेल ही हो सकता है, क्योंकि मुकदमे के बिंदु सख्त हैं। जालसाजी, फ्रॉड और धोखाधड़ी का प्रयोग, यानी कि किसी की चीज़ का इस्तेमाल उसकी परमिशन के बिना आप लेकर के उस अंदाज में कर रहे हैं जिससे आप फ़ायदा हासिल कर रहे हैं और दूसरे को डैमेज कर रहे हैं। तो इन तमाम स्थितियों और परिस्थितियों में बंगाल की राजनीति अब दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के ऊपर किस तौर पर प्रभाव डाल रही है, और बंगाल की राजनीति बंगाल में बागियों को किस तौर पर जोर का धक्का धीरे से लगा रही है। और दूसरी तरफ
नायडू क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। दोस्तों देखिए इस पर मेरा अगला शो। फिलहाल आप इन तमाम कड़ियों को जोड़ करके क्या सोचते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।